वाह! क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मज़ा आ गया। हर रोज़ लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी पाठक जी को। कभी पराठा कच्चा, तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुँह से तारीफ़ सुनकर आज उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में मुरली भी आ गया। ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया। ये तुमने सही नहीं किया। बिना को पूरी बात समझे मुरली बिगड़ गया। पाठक फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्ज़ी। तू साले क्या करेगा? मेरे गाँव का नहीं होता तो कब का निकाल बाहर किया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली, मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। पाठक जी ने अम्मा को रोका। अम्मा तुम कहाँ रहो, तुम काम करोगी बेटा? काम तो मुझे चाहिए लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं। काम का क्या लोगी? जितने में स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। मुरली तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरे जिम्मे, और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात? बेमन से मुरली ने कहा, हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज़्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफ़ी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर के 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज पाठक बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर मुरली और पाठक जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चल रहा था। पाठक जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। मुरली कल ठीक समय पर आकर अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकियाते रहते हो हमें? अब धमकी नहीं, ये आखिरी चेतावनी है, समझा? शाम 8 बजे पाठक जी और मुरली निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह यह जगह जो बच्चों से गुलजार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती है। अम्मा भी उन यादों में खिंची चली जा रही थी। कहते भी हैं मूल से ज़्यादा शुद्ध प्यारा होता है। उन्हें रोहित की बहुत याद सता रही थी। वही वो समय होता था जब वो अम्मा से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ, और अपने स्कूल की सारी दिनचर्या की दिन की दिनचर्या बताता। किसी से झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की और किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। अम्मा रोहित की खास दोस्त थी जिससे वह कुछ भी नहीं छुपाता था। रोहित जानता था कि उसकी माँ अम्मा को पसंद नहीं करती, इसलिए अपनी पॉकेट मनी से वह अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीज़ें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी-मीठी गोलियाँ बड़ी पसंद थी और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उनकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर रोहित अपना बैग खटिया के नीचे रखकर पहले अपनी अम्मा के पास जाता और अम्मा उसका माथा चूमकर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए, और फिर शुरू हो जाती रोहित की कभी खत्म न होने वाली बातें। और मौका देखकर वो चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देती तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोली। गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि रोहित कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक वो तो राजू घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा उसने? सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक सामान भी हो सकती है जिसकी एक मुद्दत होती है। जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है। आज वो खुद को वैसा ही महसूस कर रही थी। सुबह जब मुरली आया, अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी लाया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंद दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। बेटा चाय पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप मुरली को दी। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब है। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ अम्मा। तुम्हारी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है अम्मा। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और
नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मज़ेदार 2 आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के, तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी, तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब वो अम्मा बड़े अधिकार से टोक देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पाठक जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज़्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो रोहित की यादों से आज़ाद हो पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि पराठे बनाते-बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसे ही होती। अम्मा जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। ऐसे ही होते हैं ना मोह के धागे, देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत कि टूटते ही नहीं। अम्मा का तकिया रोज रात को भीग जाता। अब ये उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे, पाठक जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे मुरली अक्सर उखड़ा रहता। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं तो पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो कभी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूँ, आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। बच्चों ने अम्मा का बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसे दे देती थी बैंक में जमा करने के लिए। एटीएम कार्ड भी था उनके पास, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। खाने और सोने की उनकी ज़रूरत इस काम से ही पूरी हो जाती थी। मुरली को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वो आज ज़रूर मौका देखकर पाठक जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेगी। पाठक जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था, शाम को आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए मुरली को पैसे दे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर पाठक जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा मुरली बहुत मेहनत करता है दिन भर मेरे साथ, उसका काम भी काफ़ी बढ़ गया है। उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। अरे क्या रे मुरली, अम्मा के भी कान भरने लगा है तू। अम्मा तू बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई है और मुनाफा भी इतना नहीं है। आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पाठक जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा देंगे। बेचारा 3 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का हरामी है ये। सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिरी में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी, खर्चा ज़्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा आपसे पैसा लेना अलग है और हक का पैसा अलग। 3 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा ये सारा ले खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा मुश्किल में पाठक जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूंगी मौका देखकर। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब
अब मुरली काम पर तो आता पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पाठक जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं ही नहीं रेंग रहे थी। अम्मा अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा एक गोभी का पराठा और बना दो, थोड़ा कड़क सेकना, मोहित ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और दिनेश को मुलायम पराठे पसंद है, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र रोहित से 2-3 साल कम रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठों की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई नज़रों से देख रहा था। अम्मा ने उसे कहा, अपने पास बुलाया। हाँ, पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। मोहित और दिनेश का पराठा बनाने के बाद अम्मा ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिए। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गरम पराठे ही मुंह में डाल लिए और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो और एक पराठा बना दूँ? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसको दिया। उसे पराठा खाता देख अम्मा को रोहित की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथ से खिलाओ। अम्मा उसकी यादों में खोई ही थी कि पाठक जी की कड़क आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। अम्मा को पाठक जी की ये बातें अच्छी नहीं लगी। बेटा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना और नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है। गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पाठक जी की कुछ और बोलते उससे पहले मुरली बोला, पाठक जी, ये अम्मा से ठीक से बात करो, तुमसे बहुत बड़ी हैं। पाठक जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती, वो और भड़क गए। ऐसा माहौल देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर जाने कहाँ भाग गया। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे-बैठे बच्चों भी इस बात लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज़ में बोले ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इनकी आवाज़ों में अम्मा की आवाज़ कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद मुरली और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पाठक जी ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उसके पास ही खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं मुरली की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, इसके काम से इसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तंग आ गया था इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएँगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतज़ाम करना है, कर लेंगे कुछ न कुछ जुगाड़ कर। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू कर ले। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? मोहित ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाए। अम्मा, तुम मेरे साथ चलो, मुरली ने कहा। मुरली अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले आया। आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान न के बराबर था, पर खुट्टियाँ कई थी जो कपड़े से लदी थी। कमरे में एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लग एक बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तसरी से ढका हुआ था और उस पर एक गिलास उल्टा कर रखा था। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना
बड़ा तो था नहीं जिस पर 2 लोग सो सके, इसलिए अम्मा के बैठने से पहले मुरली ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊँगा बेटा। माँ को नींद तभी आती है जब माँ बच्चे को सुकून से सोते देखती है। मुरली अम्मा की गोद में सिर रखकर रोने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। अम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है? सब्जी तो नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ बेटा। दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ मैं आज। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगा। मुरली ने 2 डब्बे निकाल कर अम्मा के सामने रख दिए और मसालेदानी भी। अम्मा, तीसरे डब्बे में आटा रहता है। अम्मा, वॉशरूम में सुबह शाम ही पानी आता है। एक एक घंटा इसलिए भर के रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना अम्मा। मैं नीचे से होकर आता हूँ। मुरली नीचे गया और करीब आधे घंटे बाद आया। कमरे में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। आह अम्मा, माँ के हाथों में जादू होती है। मेरी खिचड़ी से तो ऐसी महक कभी नहीं आती। मुरली ने के हाथ में एक चादर था। अम्मा, ये तुम्हारे लिए एक ही चादर था, इसलिए लेने गया था। अम्मा सोच रही थी कि कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। ये सच में कई बार खून के रिश्ते से बढ़कर हो जाते हैं, प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते-खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतज़ाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। दोस्तों, मुरली और अम्मा ने अपना काम शुरू कर पाए। जानने के लिए कृपया कहानी का पार्ट 3 देखें।